एग्जाम से पहले हर स्टूडेंट की एक सेम प्रॉब्लम होती है, मोर सिलेबस, लेस टाइम एंड जो भी पढ़ा हुआ वो याद नहीं रहता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सभी स्टूडेंट को एग्जाम से पहले ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने ही पड़ते हैं, चाहे पूरे साल कितना ही क्यों ना मेहनत कर लें, कितना ही क्यों ना पढ़ लें, लेकिन एग्जाम से पहले सारे टॉपिक्स हैं वो दिमाग में खिचड़ी बन जाता है। अगला टॉपिक पढ़े तो पिछला टॉपिक भूलने लगते हैं। ऐसा हर स्टूडेंट के साथ होता है, क्योंकि एग्जाम से पहले हम इतने परेशान हो जाते हैं, इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम जो भी पढ़ते हैं हमें ऐसा लगता है कि वो हम भूल रहे हैं, और यही सोचते हैं कि सिलेबस इतना लंबा है और टाइम इतना कम है, कैसे याद करें, कैसे याद होगा, कहीं पेपर पे बैक तो नहीं लग जाएगा। क्योंकि एग्जाम में यह मैटर नहीं करता कि आपने कितना पढ़ा है, मैटर यह करता है कि आपको कितना याद है। तो आज की इस वीडियो पे मैं आपको एक ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिसको फॉलो करके आप बहुत ही कम टाइम में अपने सिलेबस को कंप्लीट भी कर सकते हैं और सारे टॉपिक्स को बहुत ही कम टाइम में कवर कर सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रिक्स है जिससे कि सारा पढ़ा हुआ आपके दिमाग में ऐसे छपेगा कि आप इसे भूल नहीं सकते हैं। तो चलिए इस पावरफुल ट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस और एक नोटबुक ले लेना है। इस वीडियो को आप जब भी देख रहे हो तो उसी टाइम कोशिश करिएगा कि एक सिलेबस और नोटबुक आप अपने पास ज़रूर कैरी करिए। तो चलिए सबसे पहले आपको अपने पूरे सिलेबस में जितने सारे यूनिट्स हैं सबको अच्छे से पढ़ लेना है। इस सारे यूनिट्स को आपको अपनी कॉपी में उतार लेना है। उतारना कैसे है चलिए ये देखते हैं। कुछ इस तरीके से। यूनिट 1 में आपको असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन को पढ़ना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरा पेपर है ये असेसमेंट और इवैल्यूएशन को लेकर ही है, इसलिए आपको असेसमेंट और इवैल्यूएशन पर पूरा फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में असेसमेंट और इवैल्यूएशन से क्वेश्चन पूछता ही है, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी 100% पूछता है। इसलिए आपको असेसमेंट और इवैल्यूएशन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आपके पास टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा बचा हुआ है तो आपको असेसमेंट और इवैल्यूएशन का एटलीस्ट उसके अंतर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप दोनों के अंदर को पढ़ लेते हैं ना तो इससे क्या होता है कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन क्या है आपको ये समझ में आ जाता है। और एक बार अगर आपको ये दोनों समझ आ जाएगा तो इससे रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ दे, चाहे मीनिंग हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, इंपॉर्टेंस हो, कुछ भी, एवरीथिंग, तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में बना के उसको आप लिख सकते। चलिए सबसे पहले हम असेसमेंट में उसके मीनिंग, पर्पस और कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से कर लेंगे। फिर इवैल्यूएशन में उसके मीनिंग, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके पर्पस को पढ़ना है। यहाँ इवैल्यूएशन का आपको 6 पर्पस को पढ़ना है। पहला प्लेसमेंट है, डायग्नोसिस है, प्रमोशन, सर्टिफिकेशन, प्रोवाइडिंग और फीडबैक। ये 6 पर्पस का आपको ऐसा ही एक डायग्राम बना लेना है। इससे क्या होगा कि आपको ये इजीली याद हो जाएगा और ये डायग्राम जो आपके दिमाग में छप जाए। नेक्स्ट आपको असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के डिफरेंसेस को पढ़ना है, ठीक है, उसके अंतर को पढ़ना है। दूसरा आपको इंटर रिलेशनशिप बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, यानी दोनों में क्या सह संबंध है, इसे भी आपको जान लेना है। ये बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है, तो इसको आपको ज़रूर से पढ़िएगा। इससे क्या होगा कि आपने असेसमेंट और इवैल्यूएशन जो है और आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अब बुलेट 2 में हमें क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट बेस्ड ऑन, ठीक है, यहाँ असेसमेंट को कितने भागों में बांटा गया है ये दिखाया है। तो जिस तरह आप देख रहे हैं असेसमेंट को 7 भागों में बांटा गया है। पहला पर्पस है, स्कोप है, एट्रीब्यूट्स है, इन्फॉर्मेशन के बेस पर है, रिस्पॉन्स है, इंटरप्रिटेशन है, कॉन्टेक्स्ट है। इस तरह का एक डायग्राम आपको भी अपने कॉपी में बना लेना। इससे क्या होगा, ये इजीली आपको याद रहेगा। एक बात और यहाँ बताना चाहूँगी कि क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट बेस्ड ऑन ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूरा कभी नहीं पूछता है, लेकिन इसके अलग अलग पार्ट्स को क्वेश्चन में ज़रूर पूछता है, चाहे लॉन्ग में हो या शॉर्ट में, लेकिन पूछता ज़रूर है। नेचर ऑफ इंटरप्रिटेशन में नॉन रेफरेंसेस एंड क्राइटेरियन डिफरेंट टेस्ट में क्या अंतर है ये भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये बुलेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस बुलेट को याद कैसे रखना है, देखिए, आपको अपने मन में दोहराना है कि पर्पस के आधार पर आकलन को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड समेटिव आता है। स्कोप के बेस पर 2 तरह होता है, टीचरमेंट एंड स्टैंडर्डाइज्ड। और एट्रीब्यूट्स के बेस पे अचीवमेंट, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड आ जाता है, ठीक है। नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन गैदर में आपका 2 तरह का असेसमेंट हो जाता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। फिर मोड ऑफ रिस्पॉन्स में आपका 3 तरह में आ जाता है, ओरल, रिटन एंड परफॉर्मेंस। फिर नेचर ऑफ इंटरप्रिटेशन में आपका नॉन रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस, ठीक है। और उसके बाद जो कॉन्टेक्स्ट में है इसमें 2 तरह के आकलन हो जाते हैं, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इस तरह से इन सारे टॉपिक को अपने मन में दोहराते जाने से क्या होता है कि सारे टॉपिक्स के जो सब टॉपिक्स है वो भी आपके दिमाग में छप जाते हैं। हमें यूनिट 1 के तीसरे बुलेट में कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट को पढ़ना है, जिसमें उसके मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड उसके स्कोप को पढ़ना है, ठीक है। देन उसके बाद असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग भी आपको पढ़ना है। बहुत डीपली नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी आपको गूगल या यूट्यूब से ले लेना है। इस बुलेट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है CCA यानी कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट एंड CCE कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो आप इसे ज़रूर से एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं बहुत डीपली पढ़ने को नहीं कहती हूँ, लेकिन एटलीस्ट उसको इसका थोड़ी बहुत जानकारी आपको रख लेना है कि कंटिन्यूस असेसमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है क्या।
बुलेट में आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग के प्रोसेसेस को जानना है। देखिए इसका प्रोसेस क्या है। पहला प्रोसेस है टेस्टिंग, दूसरा मेजरमेंट एंड तीसरा है नॉन टेस्टिंग, जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड FCD यानी फोकस ग्रुप डिस्कशन आता है। कि मैं यहाँ इस प्रोसेस का डायग्राम इसलिए बना रही हूँ ताकि बहुत ही कम टाइम में पूरा टॉपिक मुझे ईजिली याद हो जाए। कि किसी भी टॉपिक को जब हम डायग्राम बना के याद करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, वो जो टॉपिक है हमें इजीली याद भी हो जाता है और हमारे दिमाग में छप जाता है और हम उस आंसर को भूलते नहीं हैं। ये जो भी ट्रिक्स मैं आपको यहाँ बता रही हूँ ना, ये सारे टॉपर्स के ट्रिक्स हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इससे क्या होगा कि बहुत ही कम टाइम में और इजीली आपको सारा सिलेबस याद हो जाएगा। और जब भी अपनी आंखों को बंद करके इमेजिन करिएगा ना, तो वो सारा सिलेबस जो है आपके आंखों के सामने एक जेरॉक्स की तरह दिखने लगेगा। अब यूनिट 2 में हमें पढ़ना है असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी सीखने के लिए मूल्यांकन। इसमें आपको इसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस और इसके पर्पस को पढ़ना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा बहुत जानकारी आपको यूट्यूब, गूगल जहाँ से भी मिलता है आपको उठा लेना है। इसमें आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग के नेचर को यानी उसकी प्रकृति को पढ़ना है, जिसमें आपका फॉर्मेटिव, कंटिन्यूअस विथ लर्निंग एंड कॉम्प्रीहेंसिव को पढ़ना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट को आप यूनिट 1 में भी थोड़ा बहुत पढ़ ही चुके हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है। देखिए कंटिन्यूअस जो होता है ना, कंटिन्यूअस लर्निंग यानी कि जो हम अपने क्लासरूम में एवरी डे कंटिन्यूसली रूप में पढ़ते हैं, उस टाइम जो हमारा असेसमेंट होता है वो आपका कंटिन्यूअस लर्निंग में आ जाता है। अब कॉम्प्रीहेंसिव लर्निंग, इसको हिंदी में हम लोग व्यापक आकलन कहते थे। कि व्यापक आकलन से आप समझ जा रहे हैं कि इसका आकलन जो बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है, जिसमें आपका कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर्स, ये सारे जो एस्पेक्ट है ये आ जाते हैं। नेक्स्ट है कल्चरली रिस्पॉन्सिव। तो ये सारे इसके नेचर हो गए, फॉर्मेटिव, कंटिन्यूअस विथ लर्निंग, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कल्चरली रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो आप इसका भी एक डायग्राम ऐसे बना लीजिएगा। फिर आपको इसका रिलेवेंस वो CCA, ये CCA से कैसे रिलेटेड, ये भी आपको थोड़ा बहुत कहीं देख लेना है। ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हैं। बुलेट 2 पर आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग के टूल्स एंड टेक्निक्स को पढ़ना है। ठीक है, जिसमें आपको 2 मेथड मिल जाएगा, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। फॉर्मल मेथड में आपका टेस्टिंग, ऑब्जर्वेशन, शेड्यूल, वीडियो रिकॉर्डिंग्स एंड एक्सेट्रा ये आपका आएगा। इनफॉर्मल मेथड में आपको पार्टिसिपेट, ऑब्जर्वेशन, टैगिंग, टॉकिंग, इंटरव्यूइंग, इंगेजिंग एंड एक्टिविटीज एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें आपका इनफॉर्मल मेथड में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा ही एक डायग्राम बना लेना है और इन सभी के बारे में 2-2 लाइन, 3-3 लाइन के आपको एक छोटा सा नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लेना है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में तो आप लॉन्ग नोट्स याद नहीं कर सकते और याद रहेगा भी नहीं। इसलिए कॉपी में शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। टॉपर्स भी यही करते हैं, वे एग्जाम से पहले ना जब भी रिवीजन करते हैं तब शॉर्ट नोट्स का ही यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, बहुत कम टाइम में याद भी होता है और याद रहता भी है। क्योंकि आप कितना पढ़े हैं एग्जाम में ये मैटर नहीं करता, आपको कितना याद है एग्जाम में यही मैटर करता है। इसलिए मैं बोलूँगी कि शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिए कि एग्जाम से कुछ दिन पहले आप अपने सिलेबस को उठाइए और उसके हिसाब से जितने भी टॉपिक्स है सबके थोड़े थोड़े लाइन्स के शॉर्ट नोट्स ज़रूर रेडी कर लीजिए। ऐसा करने से आपका सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ में आप जो भी पढ़ रहे हैं ना वो आपको ऐसा याद होगा कि आपके दिमाग में छप जाएगा और दोबारा से आपको रिवीजन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर आपको यूज़ ऑफ टेस्टिंग एंड नॉन टेस्टिंग का भी एक डायग्राम बना लेना है, जिसमें आपको यूज़ ऑफ टेस्टिंग में आपको अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऐसे लिख लेना है। और नेक्स्ट आपको नॉन टेस्टिंग में वर्बल, नॉन वर्बल एक्टिविटीज़, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियो एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों को लिखना है और 2-2 लाइन इनके बारे में नोट्स बना लेना है। फिर आपको यहाँ पे पढ़ना है टूल्स, यूज़ ऑफ मल्टीपल मेथड्स एंड टूल्स। तीसरी बुलेट पे हमें सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट के बारे में पढ़ना है कि ये क्या है, सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट क्या है। ठीक है, उसके अंदर आपका असेसमेंट टेक्निक्स आ जाता है, ऑब्जर्वेशन, पोर्टफोलियो, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप डिस्कशन, जिसको हम लोग FCD कहते हैं, और रूब्रिक्स। इन सभी पर आपको थोड़ा थोड़ा नोट्स बना लेना है और इसको पढ़ लेना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि इन चारों में से किन्हीं एक पर अपनी टिप्पणी लिखें। तो आप किसी के इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको वो वहाँ पर आप इजीली लिख सकते हैं। तीसरी बुलेट में हमें पढ़ना है कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेस्ट एंड इट्स यूज, यानी परीक्षण के निर्माण और उसके उपयोग। पहला बुलेट में आपको कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेस्ट के 4 स्टेप्स को पढ़ना है। ठीक है, यानी परीक्षा निर्माण के जो सोपान वो 4 हैं, प्लानिंग, प्रिपेयरिंग, ट्राई आउट एंड इवेल्यूशन। इसका भी एक डायग्राम बना लीजिएगा, आपको याद रखने में आसानी होगा। ठीक है, प्लानिंग, प्रिपेयरिंग, ट्राई आउट एंड इवेल्यूशन को आप कैसे समझिएगा। देखिए, जब भी कभी कोई टीचर्स एग्जाम लेती हैं तो उससे पहले वो क्वेश्चन पेपर रेडी करती हैं। तो उस क्वेश्चन पेपर को बनाने के लिए सबसे पहले वो अपना प्लानिंग करती है कि किस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ देना है, फिर उसके लिए प्रिपरेशन करती हैं, देन उसके बाद उसको ट्राई आउट करती हैं, फिर लास्टली उसका इवेल्यूशन करती है और उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट आता है वो बच्चों में देती है। इस तरीके से किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करवाने से पहले इस तरह की जो स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। यह एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट एग्जाम्स में ये बहुत बार रिपीट हुआ है। लॉन्ग या शॉर्ट किसी भी रूप में पूछ देता है, ज़्यादा चांस लॉन्ग का ही रहता है, लेकिन शॉर्ट में भी आ सकता है। तो नेक्स्ट बुलेट में आपको प्लानिंग द टेस्ट पढ़ना है, यानी कि जो परीक्षा की तैयारी है ये कैसे की जाती है। इसके लिए आपको एक ब्लूप्रिंट बनाना होता है, आप ये ब्लूप्रिंट का प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। फिर थर्ड बुलेट में आपको पढ़ना है प्रिपेयरिंग द टेस्ट। ठीक है, कि परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए उसके कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं।
देखिए यहाँ सिलेबस पे ही इसका आंसर दे दिया गया है। इसमें 3 तरह के प्रिंसिपल्स को बताया गया है। पहला आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड आइटम, दूसरा है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स और तीसरा आपका फिक्स्ड रिस्पॉन्स टेस्ट। इसका भी एक ऐसा ही डायग्राम बना लीजिएगा। इससे क्या होगा कि वो आंसर भी आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक तरफ लिखिएगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड, ऑब्जेक्टिव टाइप्स एंड फिक्स्ड रिस्पॉन्स टेस्ट। देखिए सिलेबस में यहाँ आइटम का यूज किया गया है। इसका मतलब होता है क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, उद्देश्यों पर आधारित जो प्रश्न। ठीक है, इसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाता है जिसको आप एलिब्रेट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स आइटम, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होता है वो भी आपके यहाँ आ सकता है। फिक्स्ड रिस्पॉन्स टेस्ट में आपका क्या आता है, जैसे मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपका फिक्स्ड रिस्पॉन्स टेस्ट में आ जाता है, यानी कि उसका आंसर जो है कोई एक है, फिक्स है। ठीक है, उसमें आप कुछ एलोब्रेट अपने से नहीं कर सकते। तो ये सारे जो है प्रिंसिपल्स है 3 तरह के। आप उसका डायग्राम बना लीजिएगा और थोड़ा बहुत कहीं से अगर आपको कुछ मिल जाता तो उसके लिए नोट्स लिख लीजिएगा। आते हैं तीसरे बुलेट पे। इस पे हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, यानी अच्छे परीक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं होती है ये आपको पढ़ना है। ऐसे तो बहुत सारी विशेषताएं होती है लेकिन यहाँ 3 टाइप से दिया हुआ है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड यूजेबिलिटी। तो आपको इन तीनों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। इसका जो एक नोट्स है हो सके तो मैं आपको एग्जाम से पहले ही दे दूंगी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो चुका है, तो इसको छोड़िएगा मत। जहाँ से जैसे भी मिले इसका नोट्स ले लीजिएगा, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। यूनिट 4 में हमें इशूज इन असेसमेंट एंड पॉलिसी प्रोविजन को पढ़ना है, जिसमें हमारा पहला बुलेट है करेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, यानी जो भी असेसमेंट के जो आकलन की जो वर्तमान पद्धतियां हैं उनसे संबंधित सभी चीज़ों को जानना है, जिसमें आपका समेटिव असेसमेंट आ जाएगा, यानी असेसमेंट के जो करेंट प्रैक्टिसेस है यानी कि आकलन की जो वर्तमान पद्धतियां हैं, इसमें आपका समेटिव असेसमेंट आ जाएगा, हायर एग्जामिनेशन आ जाएगा, मार्किंग है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। इन सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अब सेकंड बुलेट में हमें पढ़ना है इशूज एंड प्रॉब्लम्स, यानी जो करंट प्रैक्टिसेस आया है, ठीक है, जो आकलन की जो वर्तमान पद्धतियां आई हैं, इसमें कौन कौन से इशूज और प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। इसमें आपको पढ़ना है मार्किंग बेस्ड ग्रेडिंग, यानी मार्किंग और ग्रेडिंग में क्या अंतर है, ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी में क्या अंतर है, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड आइटम टेस्ट में क्या अंतर है। आपको इनके सिर्फ अंतर को पढ़ना है। ठीक है, अंतर को अगर आप पढ़ लोगे ना तो उसी में आपको इसके प्रॉब्लम्स और जो भी इसके इश्यूज है वह सभी आपको मिल जाए और आप अपनी लैंग्वेज में इसको बना के लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट बुलेट में हमें पढ़ना है पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स। इसमें आपको रिकमेंडेशंस ऑफ एनपी 1986/92 आपको ये पढ़ना है, एनसीएफ 2005 पढ़ना है, आरसीएफसीई जो एक्ट है 2009 इसको पढ़ना है, फिर नॉन डिफेंशन पॉलिसी पढ़ना है। ठीक है, और इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं उसे भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने टफ है, इसको कैसे हम कवर करें। इसके लिए आपको एक छोटा सा आइडियाज़ मैं आपको देना चाहूँगी कि यूट्यूब जो ऐप्स है इसमें आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाते हैं। आपको अगर लिखने का टाइम नहीं तो एटलीस्ट उसको आप सुन लीजिएगा, जब भी आप फ्री टाइम में होते हैं तो आप इसको सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और अगर आपको लिखने का टाइम हो तो 2-4 लाइन आप इसके बारे में लिख भी सकते हैं। इससे क्या होगा, वो चीज़ें आप समझ जाएंगे और अपनी लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं। लास्ट बुलेट में आपको ऑनलाइन असेसमेंट और पार्टिसिपेटरी असेसमेंट क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। अब यूनिट 5 में आपको एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। ठीक है, पहले बुलेट में आपको करंट टेंडेंसी पढ़ना है, जिसमें आपका मीन, मीडियन, मोड यानी मध्य, मध्यिका, बहुलक के कौन कौन से यूजेस हैं और क्या इम्प्लीकेशन है ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको वेरिएबिलिटीज पढ़ना है, जिसमें रेंज, एवरेज, डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन ये सब आपको पढ़ना है। इसके कौन से यूज और लिमिटेशन क्या है ये आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। थर्ड बुलेट में आपको कोरिलेशन पढ़ना है। फोर्थ बुलेट में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व और इसके कौन कौन से यूजेस हैं इसे भी जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बुलेट है, यूनिट 4 का जो फोर्थ बुलेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जरूर से प्रैक्टिस कर लेना है, ये बहुत बार रिपीटेड हो चुका है। एंड लास्ट बुलेट है आपका स्टैंडर्ड स्कोर, जेड स्कोर एंड टी स्कोर। इसको एक बार रीडिंग जरूर कर लीजिएगा, बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये आ जाता है, कभी कभार ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ जाता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं, चाहे कोई भी रीजन हो, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बशर्ते आपको बाकी के 4 यूनिट्स को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के पढ़ना पड़ेगा सारे टॉपिक्स कवर करने। अगर आपने सिलेबस को इस तरह से पढ़ लिया ना तो आपका 50% प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आपके सिलेबस में आधे से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ होता है। तो इस तरीके से एक बार सिलेबस को ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको कितना इसका बेनिफिट हुआ। सेम इसी प्रोसेस के साथ आपको ये सिलेबस अपने फ्रेंड के साथ भी डिस्कस करें, चीज़ें आपको रिमाइंड हो जाएंगी। जितना आप रिमेंबर करेंगे और चीज़ें उतनी अच्छी तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो मेमोरी होता है ना वो 2 टाइप्स होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब हम किसी चीज़ को रिकॉल करते हैं ना तो हमारा जो सारा इन्फॉर्मेशन होता है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेट हो जाता है, और अगर हम किसी चीज़ को रिकॉल या रिमाइंड नहीं करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रह जाता है, जिसे हम बहुत जल्दी से भूल जाते हैं। इसीलिए आप चीज़ों को बार बार रिकॉल करिए अपने सिलेबस को। इससे क्या होगा कि सारी इन्फॉर्मेशन है, सारे जो भी नोट्स हैं वो सब आपके दिमाग में यूँ छप जाएंगे।
क्योंकि जब भी आप किसी भी चीज़ को बार-बार रिकॉल करते हैं ना, तो आपके जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो सारी इन्फॉर्मेशन सेट हो जाती है। अब जानते हैं कि रिकॉल का प्रोसेस क्या है। नंबर 1 आपको यहाँ करना क्या है, सबसे पहले आप जब भी पढ़ने बैठते हो ना, तो उस टाइम आपको अपना सिलेबस को अपने साथ में लेके बैठना है और पढ़ने से पहले आपको अपने सिलेबस को एक बार ज़रूर पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद ही आपको अपने नोट्स पे फोकस करना है। नंबर 2 आपको करना क्या है कि जो नोट्स आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप असेसमेंट पढ़ रहे हैं, तो असेसमेंट में आपने क्या-क्या पढ़ा, इसे अपने आप को बंद करके इमेज करना है कि आपने इस पेपर में क्या-क्या पढ़ा है, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल के बेस पर हम ले सकते हैं कि आपने व्हाट इज़ असेसमेंट को पढ़ा, यानी कि आकलन क्या है? आपने उसके इंट्रो, मीनिंग, उसके डेफिनेशन एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा है। उसे एक बार आँख बंद करके इमेजिन ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि जो भी आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में सेट हो जाता है। तीसरा नंबर में आके यहाँ आपको करना है कि आपने पूरे दिन भर में जो भी कुछ पढ़ा है, उसे रात को सोने से पहले एक बार ज़रूर से रिमाइंड कर लीजिएगा कि आपने पूरे दिन भर क्या-क्या पढ़ा। इससे क्या होगा कि पूरे दिन भर में आपने जो कुछ पढ़ा, वो सारा चीज़ आपके माइंड में फिर से सेट हो जाएगा। और फिर जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो, तो उन्हीं चीज़ों को फिर से आपको दोहराना कि आपने पिछली रात में क्या-क्या चीज़ें पढ़ा है। फिर से क्या होगा, वो आपका दिमाग में फिर से सारी चीज़ें स्टोर हो जाएँगी और आपका ब्रेन में वो सारा चीज़ सेट हो जाएगा और जितना आप चीज़ों को रिकॉल करिएगा, आपको चीज़ें उतनी ही अच्छे तरीके से याद हो जाएँगी। तो इस तरीके से आप 2 ट्रिक्स को फ़ॉलो करिएगा। पहला कि आपको सिलेबस को अच्छे से रीड करना है, दूसरा आपको सारी चीज़ों को रिकॉल करना है, ठीक है? ऐसे रिवीज़न करिएगा तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है, वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेट हो जाती है और आप किसी भी चीज़ को नहीं भूलते हो। और हाँ, इस प्रैक्टिस को करने के बाद आपको कितना बेनिफिट मिलता है इस ट्रिक्स का, मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस ट्रिक्स को आप सही से फॉलो नहीं कर पाते तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं और ईज़ी तरीके से कोशिश करूँगी कि आपको बता सकूँ। एंड एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।